नमस्कार, स्वागत है आपका एडू सीकर में। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आइए देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG, UGC नेट एंड GRF। सो आज हम कवर करेंगे प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द कैबिनेट पोर्शन एंड द अमेंडमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना बिना टाइम वेस्ट किए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्रियम्बल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द प्रियम्बल वो एज इट इज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चंस बनने लग गए हैं फ्रॉम दी सब्जेक्ट मैटर कि आप अरेंज कर दीजिए इन दी क्रोनोलॉजी कि कौन सा टर्म पहले आ रहा है, कौन सा टर्म बाद में आ रहा है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक तो बात ये हो गई। एंड दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट द प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द जस्टिस, फिर बात करता है लिबर्टी की, फिर बात करता है इक्वालिटी की, और फिर बात करता है फ्रेटर्निटी की। तो देखो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि टर्म्स को अरेंज कर दिया है, यहाँ से हमें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलती है कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस का जो आइडिया है वो सबसे ज़्यादा क्या है, फोरमोस्ट है। फिर आती है हमारे लिए लिबर्टी और फिर हमारे लिए आती है इक्वालिटी। तो जैसे कहा भी जाता है कि जस्टिस इज़ द फंडामेंटल वैल्यू है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो जस्टिस इसलिए सबसे पहले आएगा। और आपने पढ़ा होगा रॉल्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो वहाँ भी वो क्या कहते हैं कि लिबर्टी कम्स फर्स्ट, देन कम्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जस्टिस सबसे फंडामेंटल हो गया, फिर लिबर्टी आ गई, फिर इक्वालिटी आ गई। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है। एंड वी कैन रिलेट दिस आइडिया ऑफ प्रियम्बल टू द रॉल्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस, कि जो उन्होंने वहाँ पे लेक्सिकन ऑर्डर दिया था कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे प्रियम्बल के अंदर भी। ठीक है, बल्कि प्रियम्बल तो देखो पहले आया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिज आइडियाज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। तो ठीक है, इस तरीके से इंट्रोलेट करेंगे चीज़ों को तो बेटर समझ में आएगा। चलिए फिर सब्जेक्ट मैटर को एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से इसको और एक बार समझिएगा। बट जो मैंने आपको बताया ये टर्म्स जो हैं ये याद रहने चाहिए कि कौन सा पहले यूज़ किया गया है, कौन सा बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सो कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दी प्रियम्बल। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने ऑफिशियली प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। सो कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से इंस्पायर्ड है, या फिर जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है दैट इज अटैच्ड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द USA। ठीक, फिर हम बात कर सकते हैं द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑफिशियली जो मेन जो अपना डॉक्यूमेंट था वो था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का, कि हमारे जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होंगे संविधान के वो क्या होंगे। ठीक, उसी की एंड में जाके ट्रिमिंग होने के बाद वो एज ए प्रियम्बल निकल के आता है। तो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसी पे इसका मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड है प्रियम्बल का। फिर ध्यान रखना हमको क्या बात कि प्रियम्बल के अंदर दे रखा है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये 26 नवंबर 1949, जो कि प्रियम्बल के सब्जेक्ट मैटर में भी लिखी हुई है। अब देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि डेट ऑफ एडॉप्शन एज वेल एज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या आएगा उस पर ध्यान रखना। देखो यहीं भी आती हैं डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। कई बार हमको लगता है कि हमको तो पता है 26 नवंबर 1949 इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम तो गलत करेंगे नहीं। बट क्वेश्चन होता है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या थी, तो वो थी 26 जनवरी 1950। उसी दिन हमारा बनता है रिपब्लिक डे। ठीक, बट अगर क्वेश्चन आता है एडॉप्शन, तो हमने एडॉप्ट तो कर लिया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो उसके पोर्शन थे, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उनका इन्फोर्समेंट हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था कि भाई अब से लागू होगा, वो 26 जनवरी 1950 थी। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए और ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्रियम्बल के अंदर यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो एज यू नो कि पहला वर्ड हमारा है सोवरेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है एक रिपब्लिक पॉलिटी है जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी भी और नेशन पे या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला आइडिया ये था कि हमने इंडिपेंडेंस ली थी नई नई, तो अपने आप को हमें एसर्ट करना था एज ए सोवरेन नेशन। तो सोवरेनिटी किसी भी नेशन स्टेट के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, हिंदी प्रियम्बल के अंदर यूज़ किया गया है वर्ड को। ठीक है, फिर आता है सोशलिज्म। तो देखिए एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो डिफरेंट है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या फिर उसको कह सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म नहीं है, ये थोड़ी सी हाइब्रिड फॉर्म है जहाँ पे हमने सर्टेन आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के एंड सर्टेन आइडियाज़ हैं अपने सोशलिज्म के, उनको ब्लेंड कर दिया है और उसके बाद फिर हमने इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म को डेवलप किया है। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारा है संविधान धर्म निरपेक्ष, या फिर कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव, मतलब हर धर्म का इक्वल रिस्पेक्ट करना। ठीक, फिर आता है डेमोक्रेटिक। आपको पता होगा कि भाई डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पावर क्या है, इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल है। ठीक है, सो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देयर आर सर्टेन टूल्स होते हैं ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
तो ये याद रख लीजिए आप, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इसमें से आपने रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट सुने भी होंगे, जो कि वोटिंग की जाती है ऑन पर्टिकुलर मैटर्स, जहाँ पे जो पीपल होते हैं किसी टेरिटरी के, वो वोट करते हैं किसी मैटर को लेके, ठीक। तो इंडिया के अंदर अभी ये चारों टूल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। तो ये मेनली प्रिविलेंट हैं इन द कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द पोल्स यूजिंग सच टूल्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो आइए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। यस, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है, देखिए एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, क्योंकि इंडिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट। सो हेड ऑफ द स्टेट देखो दो हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट हो सकता है, फिर मोनार्क हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे कौन है? मोनार्क है, और कहो तो क्वीन, किंग, ये लोग हैं। तो इसलिए यूके डेमोक्रेसी तो है बट यूके रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। बट इंडिया एक रिपब्लिक पॉलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट होता है कैसे? इलेक्टेड, ठीक है, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लेकिन इलेक्टेड है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, भारत का कोई भी नागरिक प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं रिपब्लिक। ऐसा नहीं कोई प्रिविलेज क्लास है, कोई स्पेशल सेक्शन ऑफ पीपल हैं बस वही बनेंगे, तो इट इज़ नॉट ए मोनार्की, इट इज़ रिपब्लिकन इन नेचर। सो इसको आप ध्यान रखना है, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक पॉलिटी जस्ट लाइक द यूएसए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम सर्टेन टर्म्स लाइक जस्टिस, जो हमने बात की। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने तरीके की जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल। तो बात करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और उसमें भी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब भी बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द लिबर्टी। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज़ आर लाइक एनश्राइंड इन द प्रियम्बल, ठीक है, कितने तरीके की और कौन कौन सी हैं। तो हेयर वी आर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक। और ये ध्यान रखना कि लिबर्टीज़ को तो एनफोर्सेबल बनाया भी गया है, ठीक, इन दी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है, वहाँ पे लिबर्टी तो हमारे पास एक हमारा फंडामेंटल राइट है, या फिर जो कि एनफोर्सेबल है बाय दी सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सो वहाँ पे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिबर्टी हमें मिली ही है, बट इन दी प्रियम्बल जो जिक्र है वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की हमें लिबर्टी दे रखी है, ठीक। देन कम्स दी इक्वालिटी। तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब आपको पता है कि सब बराबर होंगे, कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो सोशली एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द न्यू वर्ड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का आपको ध्यान रखना है, मतलब होता है एक तरीके से भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। तो इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, एक तो ये है कि टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दूसरी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इंश्योर करना। तो देखो यहाँ भी हमको दो थ्योरीज देखने को मिल रही हैं, दो पॉलिटिकल फिनोमिनास देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, तो बात आती है हमारे पास लिबरलिज्म की, ठीक है। और फिर हम जब बात करते हैं इंटीग्रिटी नेशन की, यूनिटी की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टिविज्म की, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा जो मल्टीकल्चरिज्म है या फिर कम्युनिटेरियंस हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन प्रियम्बल हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो ब्लेंड है ऑफ दी मल्टीपल पॉलिटिकल थ्योरीज या फिर मल्टीपल आइडियोलॉजीज़ का। उसको आप ऐसे करके एक सिंगल फ्रेमवर्क से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हॉलिस्टिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो कि प्रियम्बल के अंदर ही हमें वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हुए समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सर्टेन कमेंट्स ऑन दी प्रियम्बल, जो कि पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो के मुंशी ने कहा था कि प्रियम्बल है हॉरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुर दास ने कहा था द प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि रिलेटेड हैं टू द प्रियम्बल, जिसमें पहले आता है बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड सिंस इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक। बट देन होता है 1973 का लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि येस प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, गिवन दैट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल, ठीक। तो अमेंडमेंट भी हो सकता है प्रियम्बल का अब, और वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाएगा, ठीक है। और जब अमेंडमेंट की बात आई है तो ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल को अभी तक बस एक बार ही अमेंड किया गया है, वो किया गया है थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके बाद से उसमें ऐड किए गए थे 3 न्यू वर्ड्स,
अब वो कौन कौन से वर्ड्स थे हमारे पास? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाले, ठीक, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ऐड किए गए, ठीक। और मैंने आपको केसेस बता दिए रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द न्यू टॉपिक, जो कि हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया जो है इसका वो पुट फॉरवर्ड बाय दी एमन रॉय। आपको पता होगा एमन रॉय के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हम पढ़ते हैं। तो ही वॉज अ पर्सनैलिटी हु रिप्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इनके पास ऐसी नॉलेज थी, पीछे ये लिबरलिज्म को भी सपोर्ट करते थे, फिर ये कम्युनिस्ट भी बन गए थे, फिर ये गांधीयन भी बन गए थे, अल्टीमेटली रेडिकल ह्यूमैनिज्म में चले गए थे। सो ये पर्सन ऐसे दुनिया देखी थी, उन्होंने दुनिया घूमी थी। सो ही नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। तो इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया पहले ही पुट फॉरवर्ड कर दिया था कि ऐसे करके 1930s में ही अगर हम बना लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो हमारा खुद का एक संविधान बन पाएगा और फिर हम अपने आप को एजर्ट कर पाएंगे फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है ना, जो सीट्स एलोकेट की गई थी, मान के चलिए कुछ तो ऐसी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस थी, जैसे कि आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गुजरात है, उस समय तो खैर महाराष्ट्र था। सो ऐसे करके 10 से जो 12 प्रोविंसेस थी उनको भी सीट दी गई थी, और फिर काफ़ी सारी अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनके बारे में आपको पता होगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिनका इंटीग्रेशन भी किया गया था। काफ़ी ज़्यादा जो 560 थी अराउंड वो इंडिया के साथ आ गई थी, एंड सम ऑफ देम ऑल्सो वेंट विद द पाकिस्तान, ठीक है। तो सबको ही सीट मिली थी इन रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन। तो एक तो ये अच्छी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स को अलॉट किया गया था इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो अगर मैं आपको रफली का आइडिया बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 10 लाख लोगों पे एक सीट दी गई थी, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, द मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक। तो जो कॉमन मासेज हैं, जो पीपल थे इंडिया के, वो इलेक्ट करते थे अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स को। मतलब मान के चलिए आज के कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, आपने वोट दिया एमएलए के लिए, आपकी विधानसभा में जाके एमएलएस बन गए। अब आगे काम है एमएलएस का कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर असेंबली रहेगी, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो आप डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लाइक एमएलएस, वो जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। कह सकते हो जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनडायरेक्टली इलेक्शंस हुए थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे ना, वो सब पार्ट बने थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेंट नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था इलेक्शंस को, तो ध्यान रखना है फैक्ट। बाकी उसके बाद एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1996 को, 1946 दिसंबर 9। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है डॉक्टर सचिंद्र आनंद सिन्हा, जो उस समय ओल्डेस्ट मेंबर थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इवन बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे पहले भी डॉक्टर सचिंद्र आनंद सिन्हा जी जो थे वो बने थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है, जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं यार, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फिर जैसे मैं बताया, उसके बाद जब फुल फ्लैज इलेक्शन होते हैं फॉर दी प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उनको इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो उनके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि असेंबली के अंदर वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे, जो कि एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी थे, ठीक है ना। अब एक फैक्ट आता है इंपॉर्टेंट, ये कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो स्टार्टिंग में थी 389। मतलब स्टार्टिंग में 389 क्यों थी, बाद में 299 क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए कोई प्रपोजल नहीं था, बट जब से जैसे फंक्शनिंग बढ़ती है 1946 के बाद, अब 1947 में आपको पता है जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है उस समय पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही जो पहले इंटीग्रेटेड इंडिया की जो सीट्स थी वो 389 थी, बट जब पाकिस्तान बना तो वो सीट्स हो गई 299। तो जो स्ट्रेंथ थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो रही थी 299, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस, जो कि चले थे 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज़ के लिए। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि कमिटीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो पहले आती है हमारी यूनियंस पावर कमेटी, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू जी के थी।
दैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी नेहरू जी के अंडर थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। रूल्स एंड द प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने असल में संविधान को पूरी तरीके से लिखा था, या उसके पूरे के पूरे जो डेलिब्रेशन था, फंडामेंटल्स थे, सब काम इन्होंने किया था। तो इसके जो मेंबर्स थे ये याद रखने, द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें प्रेसिडेंटशिप थी अंडर डॉक्टर अम्बेडकर जी। फिर देयर इज अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स आल्सो, दैट इज गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर्स याद कर लेने अच्छे से। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो कुछ प्रोविजंस तो आ गए थे अपने जो हैं, ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रियम्बल वाले टाइम में कि 26 नवंबर 1949 में ही हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो कुछ प्रोविज़न लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, बस यही 3-4 जो प्रोविजंस थे यही उस समय इन्फोर्स किए गए थे। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। इसीलिए ही जो ऑफिशियल डेट है फॉर द कमेंसमेंट और सी दी एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज 26 जनवरी 1950, ठीक है। बट अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 बस। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं लाइक ग्रीनवाइल ऑस्टिन, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ए 1 पार्टी बॉडी, ठीक है। सर BN राव ने क्या कहा था, कहानी था, बल्कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये थे लीगल एडवाइज़र, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो पूछ सकते हैं, देखो पार्ट तो नहीं थे, सर BN राव वॉज नॉट दी पार्ट ऑफ दी ड्राफ्टिंग कमेटी, बट ही वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। एडवाइज़र थे बट पार्ट नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडियन पॉलिटी का सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी सिस्टम है, वो हमने बोरो किया है या फिर इंस्पायर्ड है फ्रॉम द UK, नॉट फ्रॉम द USA, क्योंकि USA में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटी होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द UK, आपको ध्यान रखना है। बाकी काउंसिल मिनिस्टर कह सकते हो एंकर है या कोर है ऑफ द होल पॉलिटी। बिना काउंसिल मिनिस्टर के पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वही पॉसिबल नहीं है, ठीक। So let's look at some of the important constitutional provisions related to the Council of Ministers. तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को। सिंस प्रेसिडेंट क्या है, वो हमारे पास हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक। तो सारे डिसीजन लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बट प्रेसिडेंट ऐसे करके नहीं सू मोटो या फिर खुद की ही ऑटोनॉमी पर डिसीजन ले लेंगे। ही हैज़ टू बी एडवाइज्ड बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तभी प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। और ये बात को ध्यान रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और ये ऑन दी मल्टीपल ओकेजन्स सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हेल्ड किया है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इन देयर ओन ऑटोनॉमी, ठीक है। दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। बाकी देखो ये आ गया 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, बट 44th अमेंडमेंट के साथ आपको एक फीचर ये याद रख सकते हो कि कोई एडवाइस मान लीजिए, चलिए सपोज करते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक एडवाइस किया कि भाई प्रेसिडेंट जी को कहा आप एमरजेंसी लगा दो इस वाली स्टेट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, XYZ स्टेट में लगाने को कह दिया। तो 44th अमेंडमेंट ने ये बात कही थी कि एक बार के लिए प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको मानना है। सो प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर है कि वो दोबारा कह सकते हैं कि एक बार आप इस अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करो। फिर कैबिनेट के पास दोबारा से वो डिसीजन जाता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और से दी कैबिनेट वो फिर से रिकन्सिडर करते हैं डिसीजन को, और दोबारा से अगर वो फिर से एडवाइस करते हैं ऑन द सेम मैटर, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंडेड हैं उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, रिकन्सिडरेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हो इससे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना, वो तो खैर पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गया, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं इस बात को कि एक बार के लिए वो वापस उस डिसीजन को भेज सकते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि अभी एक बार आप उसको रिकन्सिडर कर लीजिए, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती। तो होता क्या है नॉर्मली कि जब इतने बड़े डिग्निटरी इस चीज़ को आपसे कह रहे हैं टू रिकन्सिडर योर डिसीजन, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास या फिर हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
क्योंकि उनको कल को जाके फिर पब्लिक में भी जस्टिफाई करना है डिसीजन को, एज वेल एज पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज दी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हर एडवाइस को या फिर हर रिकन्सिडरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की भी। तो ये 44th अमेंडमेंट के बाद आया था प्रोविज़न, बता दिया आपको, ध्यान रहेगा अच्छे से, ठीक है। देन कम्स दी आर्टिकल 75। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल आर्टिकल कौन सा है एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, तो आर्टिकल 75 एंड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब मैं को समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल देके। देखो ऐसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, अगर लोकसभा, देखो लोकसभा क्यों लिखा है, पार्लियामेंट क्यों लिखा, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर नहीं होती रिमूव करने की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, सरकार गिराने की, ठीक है। लोकसभा के अंदर एक मैकेनिज्म होता है ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा और कहते हैं कि सरकार डिसॉल्व हो जाती है और पूरा का पूरा लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाता है फिर, ठीक। तो यही आर्टिकल 75। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, मान के चलिए एमपीज़ हैं, ठीक। तो एमपीज़ के प्रति अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होता है हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आंसरेबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी किसी के प्रति, तो होगा क्या, सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा एग्जीक्यूटिव्स के हैंड में। और जब एग्जीक्यूटिव्स के हैंड में सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो फिर काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो वो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। सो हम कहते हैं ना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, ठीक। हमारी जो पॉलिटी है उसके अंदर किसी को भी ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ पावर दे दी है। तो यही वो प्रिंसिपल है जो कहता है चेक्स एंड बैलेंसेज है बिटवीन द लेजिस्लेटिव्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव्स। और जुडिशरी कैसे बीच में आती है चेक्स एंड बैलेंसेज करने के लिए, थ्रू द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, जुडिशरी आ जाएगी उसको रिव्यू करने के लिए। या फिर मान के चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो नहीं भाई नहीं कर सकते, बिकॉज लोकसभा के अंदर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। होता नहीं नॉर्मली बिकॉज ऑफ दी रूलिंग पार्टी के पास ही मेजोरिटी होती है, बट एक अच्छा तरीका है चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करने का, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 75 को। देन कम्स दी आर्टिकल 88 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हैं, बट गिवन डेट वो दोनों हाउस में वोटिंग नहीं कर सकते। वो जिस हाउस के मेंबर होंगे वोटिंग राइट उनके पास उसी हाउस का होगा सिर्फ, बट प्रोसीडिंग में दे कैन पार्टिसिपेट, ठीक है ना, एज पर दी आर्टिकल 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कैबिनेट क्या है। फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ लिया ये सब, तो फिर भाई कैबिनेट क्या होता है। हमने सुना था कैबिनेट तो सेम चीज़ होती है, नहीं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हम कह सकते हैं फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन यूज़ बोथ दी वर्ड्स इंटरचेंजेबली, बट ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी टर्म्स, ठीक है। तो आइए फिर देख लेते हैं एक बार। सो हेयर कम्स द डिफरेंसेस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। तो एक देखिए बड़ी बॉडी है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर 15-20 मेंबर मिला के बनाते हैं कैबिनेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट अपने आप में एक पार्ट है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि इतनी बड़ी बॉडी होती है, इसमें अराउंड कहते हैं ना कि अराउंड 15% ऑफ द टोटल एमपीज़ बन सकते हैं मिनिस्टर। तो भाई वो तो हो जाएंगे 70-80। अब 70-80 लोग थोड़ी ना हर हफ्ते या हर बात पे बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो डेली डिस्कशन के लिए कैबिनेट ही बैठती है। और कैबिनेट ही होती हैं जो कोर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गई, फाइनेंस हो गई। तो मोस्टली यही लोग बैठते हैं और यही लोग डिसीजन लेते हैं, यही लोग डेलिब्रेट करते हैं ऑन दी ऑल दी कोर एंड दी की इशूज़। तो कैबिनेट का ही वो काम होता है, ठीक है। सो कैबिनेट कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। अब एक इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 75 के अंदर एज वेल एज दी आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिस्कशन किया गया है, नॉट दी कैबिनेट। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट टर्म का यूज़ ही नहीं किया गया था। उसको तो हमने 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके बाद इंसर्ट किया गया था, ठीक है ना, जिससे कि एमरजेंसी का जो है ना, नेशनल एमरजेंसी का आर्टिकल 352, उसके अंदर वर्ड ऐड किया गया था कैबिनेट। बट ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैड द टर्म कैबिनेट, ठीक है। इट यूजेस द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि मेन कमेंट्रीज किस किसने क्या क्या कहा है अपने कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो राम से म्यूर कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। लोयल कहते हैं द कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क। की स्टोन देखो, इमेज दिख रहा है आपको, अगर ये वाला स्टोन नहीं लगेगा ना दोनों के दोनों आर्क के बीच में, तो ये आर्क रुक ही नहीं सकती।
ठीक। तो ये कहा जाता है कि कैबिनेट हमारी पूरी पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसका कीस्टोन है। और कहा जाता है कि पूरा जो कैबिनेट है उसका कीस्टोन प्राइम मिनिस्टर है। मतलब जैसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कैबिनेट इंपॉर्टेंस हेल्ड करता है ना सेंटर की, ऐसे ही मान के चलो पूरी आर्क को मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट, उसके सेंटर में आता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सर जॉन मैरिट ने कहा था कैबिनेट इज़ अ पाइवेट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। ग्लैडस्टोन ने कहा था इट इज़ लाइक अ सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व। ठीक है। बाकी बारकर का इंपॉर्टेंट है द कैबिनेट इज़ द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, ऑल द पॉलिसीज़ तो डेलिब्रेट करता ही कैबिनेट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अमेंडमेंट्स। ठीक है। तो पहली बात आर्टिकल 368 के अंदर जो कि पार्ट 20 में है, उसके अंदर दिया हुआ है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट्स। बाकी क्या है इसमें, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस। देखो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन करते हुए बताया था 1973 में केशव आनंद भारती केस होता है। तो केशव आनंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही थी कि पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट जिस हिस्से को चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, उसको हटा सकता है, बदल सकता है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी बड़ी बात कह रही। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम खुद ही इंटरप्रेट करेगा, खुद ही बताएगा। सो देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वो तो टाइम टू टाइम कोई भी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया अंडर आर्टिकल 368 आप जो चाहो वो अमेंड कर लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जब आप अमेंड करोगे हम चेक करेंगे कि आपकी अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर तो हर्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको दे भी दिया लेकिन आपको पावर दी भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है। तो ये अमेंडमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर बारे में देख लेते हैं कि द बिल मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज विद स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो अमेंडमेंट का बिल है ना, वो लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है, वो राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है। अब आप मेरे को एक बात का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या स्टेट जो असेंबलीज़ हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ एक से ज़्यादा मिलके अमेंडमेंट के प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकती हैं? क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज साथ आएँ और साथ आके जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए कोई प्ली डाल सकें या उस प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकें? या आप खुद से ज़रा बताइएगा मेरे को। ठीक है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स है क्या क्या अमेंडमेंट की। ठीक है ना। सो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट हो सकती है। तो ये एक लिस्ट है। सिंपल मेजॉरिटी आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, जितना कोरा है उसका 50% ऑफ द पीपल ने अगर फेवर में वोट कर दिया सो इट इज़ कॉल्ड दी मेजॉरिटी। ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार कौन कौन से जो पार्ट्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड हो सकते हैं बाय द सिंपल मेजॉरिटी। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कि विधान परिषद होती हैं, सेकंड शेड्यूल, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स, वही सेम चीज़ है सेकंड शेड्यूल, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़, मतलब आर्टिकल 105, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ध्यान रखना इस समय डिलिमिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस में चल रहा है टॉपिक। सो पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन भी संविधान के अंदर अमेंडमेंट होता ही है डिलिमिटेशन के थ्रू, बट वो होता कैसे, सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से कैसे क्या होता है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट वोटिंग जब हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है ना। 2/3 का मतलब समझ लो 66%, मतलब 100 में से मोर देन 66 मेंबर्स शुड गिव द फेवरेबल वोट, तो जाके अमेंडमेंट हो पाएगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि आपने आधे से ज़्यादा के वोट ले लिए, 40 लोग हैं तो 21 के वोट आ गए, 60 लोग बैठे हैं तो 31 के वोट आ गए, काम चल गया। नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी है, मोर देन 66% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग शुड वोट इन योर फेवर। ठीक है, तब जाकर अमेंडमेंट कर पाओगे आप। ठीक है। और देखो जितने अभी हमने देखे सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं तो वो तो आपको याद रखना है लिस्ट। ठीक है। उसको छोड़ के जो भी कोई चीज़ होगी तो वो स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाएगी। ठीक है ना। सो हमने देख लिया सिंपल मेजॉरिटी की लिस्ट आपको याद रखनी है। बाकी एक लिस्ट आती है जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए एज वेल एज दी कंसेंट ऑफ दी स्टेट्स भी चाहिए। ठीक है। मतलब हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनकी भी कंसेंट चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने ऊपर देखा वो भी चाहिए। तो ये लिस्ट जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं जो ऐसे करके अमेंड हो सकते हैं? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दी स्टेट्स। ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, मतलब फेडरलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, शेड्यूल 7 हो गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हो गए, या फिर हम यहाँ पे आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, या फिर जीएसटी काउंसिल हो गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल भी फिस्कल फेडरलिज्म का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। सो इसलिए जहाँ जहाँ भी फेडरल टॉपिक्स आएंगे, ऐसा कोई भी पार्ट होगा जो डील करेगा विद द फेडरलिज्म, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए आपको, साथ में कंसेंट भी चाहिए स्टेट्स की। ठीक है। देन कम्स द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट,
जो कि राज्यसभा के अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से अमेंड करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। पहली अमेंडमेंट हुई थी जिसमें 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। स्टार्टिंग में लैंड रिफॉर्म्स के लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर ओपिनियन था। महात्मा गांधी जी भी उसी फेवर में थे कि लैंड रिफॉर्म तो आनी चाहिए, और द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म स्टार्टिंग में डोमिनेट भी करती थी इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स तो काफ़ी डोमिनेट एक हमारा बन चुका था एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो लैंड रिफॉर्म होगा कैसे भाई? आपने तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया था। मतलब आपने एक जगह एक इंसान को राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट दे दिया, और दूसरी तरफ आप ये भी सोच रहे हो कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो लैंड का, उनसे लैंड को एक्वायर कर लो। हो ही नहीं पा रहा था। आपका लैंड लेने कोई सरकार आती तो आप चले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 वो रिट है जो कि जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही चीज़ हो रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट आया था कि 9th शेड्यूल हम ऐड कर देंगे, और जितनी भी लॉज हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स को इफेक्ट दे रही होंगी उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। समझ रहे हो? फिर देखो ये तरीका होता है याद करने का, स्टोरी पता होती है तो इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो 9 शेड्यूल आ गया, तो मैंने कोई कानून बनाया कि भाई यहाँ की ज़मीन उठा के हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करनी है, और मैंने उसको कानून को उठा के डाल दिया इन दी 9th शेड्यूल। ठीक, तो अब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते इन दी सुप्रीम कोर्ट और सीधी हाई कोर्ट। ठीक, उस वाले कानून को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 9 शेड्यूल एंड फर्स्ट अमेंडमेंट ये याद रखना है। बाकी हम देखते हैं देन कम्स दी 42nd अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ आई थी जो कि 10th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में आया था, जिससे वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। उसके बाद हम देख लेते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 में जीएसटी का। फिर 103वां अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें ईडब्ल्यूएस का हमारा रिजर्वेशन देना स्टार्ट हुआ था। 105वां अमेंडमेंट एक्ट आता है जहाँ पे देखो एक चीज़ हुई थी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, तो इसमें जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ना, मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस है, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी राइज हो गई थी कि भाई आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, सो अब तो स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होगी किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कास्ट को ऐड करने के लिए ओबीसी के अंदर। तो इसी कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए सरकार ने 105वां अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसमें उन्होंने रिस्टोर की थी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि आपकी स्टेट है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है टू रिकॉग्नाइज सर्टेन कम्युनिटीज़ और दी कास्ट एज दी पार्ट ऑफ दी ओबीसीज। तो बस उसी को लेके था। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक रीसेंट अमेंडमेंट है जो कि है 106 अमेंडमेंट, जो कि किस लिए है? 1/3 सीट्स को रिजर्व करना है फॉर दी वीमेन इन दी लोकसभा एज वेल एज दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ध्यान रखिएगा 106वां वाला अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली 106, जिसमें 33% ऑफ दी सीट्स रहेंगी लोकसभा की एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की रिजर्व फॉर दी वीमेन, नॉट इन दी राज्यसभा और दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ओनली इन दी लोकसभा एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आज हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट एंड द गवर्नर। सो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG एज वेल एज दी नेट JRF, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सो देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो इंडियन पॉलिटी है उसने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है की फंक्शनरी, ठीक। सो प्रेसिडेंट दो हेड ऑफ द स्टेट जरूर है, बट वो डी जूरे कहलाता है। जो डी फैक्टो पावर कहलाता है वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल पावर रेस्ट इन दी हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, while the nominal power or say for the official purposes the power lies in the hand of the president। so हमारे लिए जो डी फैक्टो पावरफुल पर्सन है कंट्री का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन मेकिंग जो भी करेगा वो प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, क्योंकि हमने अपना जो सिस्टम है पॉलिटी का लाइक दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको इन्फ्लुएंस है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी UK वाले सिस्टम से। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है वो चलता है आपका प्रेसिडेंट वाला USA के अंदर, ठीक है ना। सो इसीलिए ये दोनों डिफरेंस है। और प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या है? जो चीफ फंक्शनरी है ऑफ द एग्जीक्यूटिव वो प्राइम मिनिस्टर है, वाइल द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। ठीक, तो आर्टिकल 75 ज़्यादा मतलब बात नहीं करता प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बहुत जगहों पे डिस्कशन नहीं है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 75 बस इतना ही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। बट ऑन दी अदर साइड क्या होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल को अपॉइंट करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं है कि वो ऑटोनॉमी पावर है खुद की प्रेसिडेंट की, वो खुद से ही किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे। ही और शी हैज़ टू वर्क ऑन द एडवाइस और द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आर्टिकल 75 जो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसीलिए हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को एज ए इंटीग्रेटेड व्यू पॉइंट से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी। हेल्ड एट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाता है कि ऐसा कोई पर्सन मान लीजिए जो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, क्या उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा येस, जी हाँ किया जा सकता है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि विद इन द 6 months ही और शी हैज़ टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा और द लोकसभा। तो किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे पर्सन को भी बनाया जा सकता है, बस क्या चाहिए उसको? चाहिए सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। लोकसभा के अंदर का मेजॉरिटी वाले एमपीस उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो एनी पर्सन ऑफ द कंट्री कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट गिवन कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर उसको मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस वो बनना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसी डिटेल से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं कि रोल किसने कैसे डिस्क्राइब किए हैं प्राइम मिनिस्टर के, कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्रीज हैं। तो लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पेरिस। इसको बस आप एज ए याद कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैच करने के लिए या फिर ऐसा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कोटेड दिस ऑन द प्राइम मिनिस्टर। सो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। लेस्की ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू हिज फॉर्मेशन, सेंट्रल टू हिज लाइफ एंड सेंट्रल टू दी डेथ। ठीक है ना। राम से मेयर ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो ये इमेज आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करेगी कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे रोल क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए द पर्सन हु इज़ गाइडिंग द शिप, और जो और लोग हैं वो बैठे हुए हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द मेंबर ही है काउंसिल का प्राइम मिनिस्टर, बट क्या कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सो दो वो मेंबर ही है काउंसिल का, बट वो उन सब में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की भाई लीडरशिप है। अगर देखो एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी आर्टिकल 75 के अंडर ही आता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान के चलिए प्रेसिडेंट ने किसी मिनिस्टर से कहा कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उस मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ेगा, और अगर वो मिनिस्टर नहीं करता है, रेजिस्ट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं रिमूव करने के लिए उस वाले मिनिस्टर को। तो इसीलिए ही प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इजीली प्राइम मिनिस्टर रीशफल कर सकता है द होल ऑफ द कैबिनेट को और द होल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन करता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे या फिर प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, डेट्स वाई कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा कवर करने को नहीं है, मेन टॉपिक हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो पहली बात फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको अच्छे से समझ देना है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए भी हैं तो ये पूछा भी जाएगा क्वेश्चन, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक, और एक बात ध्यान रखनी है, मान के चलिए कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई कंसर्न है रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा उसमें। क्वेश्चन आ सकता है कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसकी फेयरनेस को लेके या ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हर कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करता और ऐसा भी नहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पहली बात को आपको ये पता होनी चाहिए, बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन होता है। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हमने इलेक्ट किया है, फिर वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। कोई स्टेट है, वहाँ की विधानसभा है,
उसके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इस बात को सोच के देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सारी स्टेट में नहीं है। अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बट मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश को तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ के तो जो MLCs हैं वो भी वोट डालने आ जाएंगे। बट MP हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट हो गई, वहाँ के जो वहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो वहाँ के तो फिर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज जो उनकी वोटिंग रेशियो होगा वो भी कम आ जाएगा। तो डेट्स वाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं सिर्फ। और फिर आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे वोट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, करंट अफेयर ओरिएंटेड बात है थोड़ी सी, जब जम्मू कश्मीर भी अब यूटी बन चुकी है, बट जम्मू कश्मीर भी जो यूटी बनेगी वो बनेगी विद दी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जब वहाँ भी इलेक्शंस होंगे फॉर दी MLAs, तो देखना आगे जाके अमेंडमेंट होगा और जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इन दी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, डिलिमिटेशन चल रहा है, सिर्फ इसीलिए उस चीज़ को अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो नियर फ्यूचर में आपको देखने में मिलेगा यहाँ पे एक अमेंडमेंट होने वाला है, और फिर जो J&K की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके MLAs भी जो होंगे इलेक्टेड MLAs वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो पार्लियामेंट है जहाँ पे अल्टीमेट वोटिंग होती है तो वहाँ पे ना एक वेटेज निकाली जाती है, एक पर्सन के वोट की कितनी वेट निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन है, MLAs का एक MLA कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु और एज़ कम्पेयर टू सिक्किम। ठीक है, तो हर स्टेट का डिफरेंट है, इसलिए एक परसेंटेज वाला फार्मूला लगता है, जिसके बाद उस चीज़ को क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनेट कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट divided by the total number of members elected in the state legislative assembly into 1/1000। अपॉन 1000 तो इसलिए ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है, वो जो नंबर आता है तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए सपोज कर लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन आपकी 10,000 है। ठीक है, और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर है 10, और फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगी वैल्यू निकल के। तो ये तो मैंने एज एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, बट आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक, ऐसे ही फिर निकलती है एक MP के वोट की वैल्यू, वो कैसे निकल के आएगी, तो उसका सिंपल फार्मूला है टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द MLAs ऑफ ऑल द स्टेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ऊपर सारे जो MLAs की वैल्यू निकल के आई है उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ MPs हैं इन द पार्लियामेंट उनके नंबर से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है इसका फार्मूला बेस्ड। सही है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर दी इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, कि किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर इलेक्शन लड़ने हैं प्रेसिडेंट की तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो काफ़ी सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है ना, फिर बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट की। तो इम्पीचमेंट इंडिया में प्रेसिडेंट का ही होता है, और इस बात पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या कोई ग्राउंड दे रखा है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी हाँ, ग्राउंड दे रखा है, सिंपल इतना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई डिटेल नहीं दे रखी, कुछ भी ये नहीं दे रखा कैसे होगा क्या होगा, वो सब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू डिफाइंड प्रोसीजर, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इतना दे रखा है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देख लेते हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज द शेड्यूल्ड एरिया, जो कि शेड्यूल 5 के अंदर आता है। ठीक है, ही कैन समन और प्रोरोग दी पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा। अब ये ऐसा नहीं है डिजॉल्व कर दी लोकसभा अपने खुद के ही सुमोटो डिसीजन लेके, ये तभी डिजॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसा हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो लूज़ कर दे मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए अगेंस्ट रूलिंग पार्टी, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एड एंड एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को टू डिजॉल्व द लोकसभा। बस अंडर दीज सर्कमस्टांसेस और दिस सिचुएशन ये खुद से डिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मन में आया तो डिजॉल्व कर दिया। देन ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ही कैन मेक द एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर से अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बिल पास करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर वहाँ से 1 रुपये का भी खर्चा करना है ना तो उसके लिए एक बिल पास होता है, मनी बिल पास होता है। ठीक है ना, फ्रॉम दी पार्लियामेंट, मेनली लोकसभा ही पास करती है। बट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऐसा है जहाँ से बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। If you want to do any kind of expenditure or the appropriation of the fund from the contingency fund, you don't need to pass any bill in the parliament. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है regarding the contingency fund and the power of the president. ठीक है, so कुछ एक और important powers हैं, like he can grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment,
सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ तक कि अगर डेथ सेंटेंस भी है ना किसी पर्सन को, तो उसको भी पार्डन दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है डिफरेंस कि गवर्नर जो है ना, इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं दे सकते, मतलब पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर सकते हैं, 20 साल की 15 साल कर सकते हैं, गवर्नर की बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीटली पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी वीटो पावर। देखो वीटो पावर तो बहुत कंट्रोवर्शियल पावर होती है किसी के पास भी हो। आपने देखा होगा, जनरली सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कभी चाइना वीटो कर देता है, कभी रशिया वीटो कर देता है, कभी यूएसए वीटो कर देता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई यू कैन कैंसिल एंड पोस्टपोन एनी डिसीजन, तो इट इज़ लाइक ए नेगेटिव पावर है। इसमें आप कुछ कर नहीं रहे होते, इसमें आप चीज़ों को होने से रोक रहे होते हो। तो वीटो पावर किसी के पास है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा नहीं कुछ अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब ये आप कुछ होने से रोक पा रहे हो, ठीक। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वीटो पावर्स होती हैं। सो इनके पास होती है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो सिंपल है, भाई नहीं देनी इजाज़त। बिल आपने पास कर लिया पार्लियामेंट ने, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आ गया, बट मैं उसको कंसेंट नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, तो बिल ऐसे में रिजेक्ट हो जाता है। ही हैज़ दी सस्पेंसिव वीटो, इसका मतलब क्या होता है कि आपने वापस भेज दिया बिल दोबारा से, ठीक, और वो दोबारा से बिल जब पास होकर आता है तो आपको एसेंट देनी पड़ती है उसकी, ठीक है। देन ही हैज़ दी पॉकेट वीटो, मतलब कोई एक्शन नहीं लेना, सिंपल उस पर कोई जवाब ही नहीं देना, ठीक। फिर आगे देखते हैं। सो हेयर कम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर फैक्चुअल भी है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि चलो हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ ली हैं, बट फैक्ट भी पता होने चाहिए। सो आपको बहुत ही ज़रूरत से यहाँ पे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, एक बार इनको बस ऊपर से देख लेना है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू दी पावर्स ऑफ दी और एनी प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट, देखो अगर कहना है ना कि कोई चीज़ फंडामेंटल क्या है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट तो जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल थिंग है तो वह पार्लियामेंट। क्यों है पार्लियामेंट, बताइए। क्योंकि हम लोग हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी जो आवाज़ है, जनता की आवाज़, वो मतलब देखिए, आपने इलेक्शन में किसी को जिताया, वो एमपीज़ बन के गए पार्लियामेंट के अंदर, तो आपके प्रतिनिधि हैं, आपके रिप्रेजेंटेशन वाले बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपकी वॉइस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। कहते हैं दी जनरल बिल, तो योर जनरल बिल ऑफ द सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन द डिबेट एंड डिस्कशन विच हेल्ड इन पार्लियामेंट। तो इसलिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हम सब बैठ के तो किसी बात को लेकर डेलिब्रेशन कर नहीं सकते। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। सो सबसे इफेक्टिव तरीका एक काउंसिल हो, यहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनको हमने ही चुना हो, और वो लोग जाके जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ही व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे ही कंसर्न्स को रेज कर रहे होते हैं। आइडियली थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अलग है, होता कुछ भी है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि धुआं धुआं कर दिया है पूरा पार्लियामेंट। रिसेंटली अटैक हुआ था इसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो वहीं से मैंने इमेज उठाई है, ठीक। तो इसलिए पार्लियामेंट इज़ द फंडामेंटल थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और से इन द इंडियन पॉलिटी। तो देख लेते हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के डील करते हैं पार्लियामेंट के साथ। सो थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके। 3 पार्ट्स हैं, द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा सबको पता होता है, द प्रेसिडेंट भी होते हैं, क्योंकि देखो यूएसए के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट डिफरेंट है, उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पार्लियामेंट को क्या कहते हैं यूएसए में, कांग्रेस। तो कांग्रेस इज समथिंग डिफरेंट एंड दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इज कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो इंडिया के अंदर इसीलिए कहते हैं कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और इंटरडिपेंडेंसी भी है आपस में। भाई प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, तो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठ रहे हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव बैठ रहे हैं, वो एक साथ ही तो हो गए फिर, ठीक। इसलिए कंप्लीट सेपरेशन पावर का प्रिंसिपल इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो ब्रिटिश पैटर्न से इंस्पायर्ड है। कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। राज्यसभा की 250 पे फिक्स्ड है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि 3 ऐसी यूटीज़ हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा की, जो 552 है, जिसमें से 530 जो हैं स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। तो इसमें क्या बात आपने नोटिस करी कि राज्यसभा के अंदर सारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, बट लोकसभा के अंदर ईच एंड एवरी यूटी गेट्स दी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कॉन्सेप्ट की बेसिस पे भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई बताइए कि क्या सारी यूटीज़ को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि लोकसभा के अंदर सारी यूटीज़ को रिप्रेजेंटेशन है, बट राज्यसभा के अंदर बस 3 यूटीज़ को है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वही वाली बात आपने देखा होगा कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वोटिंग होती है जब भी किसी मेंबर को इलेक्ट करना होता है फॉर दी राज्यसभा, ठीक। तो फिर क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर राज्यसभा के, तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। बट जब बात आती है लोकसभा की, तो जैसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं मई जून में, तो वो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें आप लोग वोट डालेंगे जाके, हम लोग वोट डालेंगे, तो हम लोग जो एमपी चुनेंगे वो जाएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शंस, और वो होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से, जिसे मेजोरिटेरियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जिसको भी मिल रहे हैं, जैसे मान के चलिए 100 वोट हैं, 100 में से एक कैंडिडेट को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल है 32 वोट मिल गए, ठीक। और बाकियों को मिले लेकिन 30, 25, 26, 24 ऐसे मिले, तो किसी को 32 से ज़्यादा नहीं मिले, तो 32 वोट वाला पर्सन ही डिक्लेयर्ड एज दी विनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना है। बाकी आगे देख लेते हैं। The Representation of People Act 1951 provided that the term of the office of Rajya Sabha shall be 6 years। तो राज्यसभा के अंदर जो MPs होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, बट ऑन दी अदर हैंड लोकसभा के अंदर 5 साल का होता है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो फॉर दी राज्यसभा इट इज़ 30 ईयर्स एज एंड लोकसभा इट इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब तक एक पर्सन, एक MP ओथ नहीं ले लेता, भले ही आपने इलेक्शन जीत लिया लेकिन आपने ओथ नहीं ली, जब तक आपने ओथ नहीं ली तब तक आप वोट भी नहीं कर सकते और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी आगे देखते हैं। सो हेयर कम्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा डिग्निटरी पोजीशन है। सो स्पीकर से मतलब ये वाला स्पीकर नहीं लोकसभा के अंदर कि भाई गाने बज रहे हैं तो स्पीकर आप देख के सोचो। स्पीकर एक पोजीशन होती है, आपको जैसा कि पता भी होगा, ठीक है ना। सो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो होता ही है, जो कि सब कुछ मेंटेन करने का काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है हमको, द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या होगा ना, अब लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। तो जो अभी के हमारे स्पीकर हैं ऑनरेबल ओम बिरला जी, तो वो ना क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है रिज़ाइन दे देंगे, तो दो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे MPs कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएगा सबका टेन्योर, लेकिन स्पीकर का टेन्योर कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती। फिर उसमें एक एडहॉक स्पीकर बनेगा और उसके बाद एक परमानेंट स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, बाय दी हाउस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीकर कंटिन्यूटी देता है लोकसभा को, और वैसे ही करके राज्यसभा के अंदर भी होता है सेम, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे पूछ सकते हैं इन्हें कंपैरेटिव साइंस में कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, स्पीकर जो होता है कम्प्लीटली नॉन पार्टी मैन होता है। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये वाली कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। दो स्पीकर को एग्जेम्पशन है फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ कि स्पीकर जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट मतलब छोड़ भी सकता है पार्टी को, उसके बाद भी उसकी मेंबरशिप नहीं निरस्त होगी। बट कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर बहुत अच्छा ये सिस्टम है कि स्पीकर को जो होता है अपनी पार्टी को छोड़ना ही पड़ता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर दी डेकोरम ऑफ द हाउस को स्पीकर की होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर जो है वो न्यूट्रल पर्सन रहे और काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शलिटी के साथ और नॉन पार्टीसनशिप के साथ काम करे अपना, ठीक है। बाकी स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, वही वाली बात हो गई। उसके बाद कौन आता है? स्पीकर प्रोटेम। तो स्पीकर प्रोटेम कुछ नहीं है, मान के चलिए जब जून में जाके नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी तो एकदम से ओथ कौन दिलाता है MPs को? ध्यान रखना कि MPs की ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट नहीं करते, स्पीकर करते हैं। तो उस समय लोकसभा के अंदर वोटिंग तो होती नहीं है, MPs वोट तो करते नहीं है, तो इसीलिए ही टेम्पररी बेसिस पे एक पर्सन को वो स्पीकर प्रोटेम की तरह चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है फिर एकदम जो परमानेंट स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना है, स्पीकर प्रोटेम एज वेल एज दी परमानेंट स्पीकर के बाद आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिवाइसेस कि देखो पार्लियामेंट का अल्टीमेट एम क्या है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये सब तो हमने बातें देख ली कि भाई कंपोजिशन क्या है, पार्ट क्या है, ठीक है। बट अल्टीमेट एम ऑफ द पार्लियामेंट है टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को कैसे फिक्स करेगा पार्लियामेंट? उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं। वो आता है क्वेश्चनायर, सही है, ये डिवाइसेस हैं। तो भाई सवाल पूछो, तो यही क्वेश्चनायर है। जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चनायर कहलाता है। फिर आता है 0 आवर। अब 0 आवर में आपको ध्यान ये रखना है
कि ये इंडियन इन्वेंशन है, और ये क्वेश्चन आर के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं कुछ प्रिविलेज मोशंस, जिसमें क्या होता है, कोई मिनिस्टर है, उसने अपनी पावर्स का, अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ किया है, तो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को मूव करके उनको कंडेम किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इस पर पूरी तरीके से डिस्कशन चाहिए ऑन दी अर्जेंट बेसिस, तो उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन को मूव किया जाता है, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स। तो 50 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है जिसमें एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रखा है। एक बार इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा आप। देखो, एक बार देख ही लेते हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि सिटिंग ऑफ द हाउस है वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब स्पीकर होता है, ठीक है, और इसका बिल पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन प्रोरोगेशन क्या होता है? ये करते हैं प्रेसिडेंट, और ये होती कब है? ये मान के चलिए, एक होता है बजट सेशन, एक होता है आपका मानसून सेशन, एक आपका होता है विंटर सेशन। तो इनके बीच का जो टाइम होता है, अब मानिए बजट सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो एंड सेशन जब चल रहा होता है तो उस समय प्रोरोगेशन करना होता है, तो उसे ही कहते हैं प्रोरोगेशन, कि अब ये सेशन ख़त्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे हम जाके, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस है और ये ध्यान रखना है आपको। थोड़े से और टूल्स देख लेते हैं। एक होता है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस, जो कि इंश्योर करती है कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव, जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये क्या होता है? मान के चलिए लोकसभा के अंदर लगता है अपोजिशन को कि जो रूलिंग पार्टी है, अब उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में वो लेके आ सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये मोशन सपोर्ट होनी चाहिए 50 मेंबर्स की। उसके बाद इसको एडमिट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद इस पर वोटिंग होती है, और अगर ये मोशन सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होना होता है, पास हो जाता है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो गिर जाती है, जैसे कि स्टेज गिर चुकी है। ये फोटो देखिए आप, रूलिंग पार्टी बैठी है और गिर गई। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का काम ये होता है, जो बैठी हुई सरकार है उसको गिरा देना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास प्रॉपर मेजॉरिटी है नहीं है, वो विल ऑफ द पीपल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी फंडामेंटल है, और यहीं से आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जो कि आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही वो टूल है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में नहीं आ सकता। ये ध्यान रखनी है बात, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, जो कि है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो पहली बात तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल है 108। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जॉइंट सिटिंग होती है? जब बिल हो किसी दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर ऐसा होता है कि फाइनली डिसएग्रीमेंट पहुंच जाता है दोनों हाउसेस के बीच में कुछ अमेंडमेंट्स को लेके। मान के चलिए कोई प्रोविज़न लोकसभा ने प्रपोज की है, वो राज्यसभा को एक्सेप्टेबल नहीं है, और वाइस वर्सा। तो ऐसे केस में, या फिर 6 महीने से ज़्यादा टाइम निकल चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द बिल, मतलब मानिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया और बिल अब है राज्यसभा के अंदर, और 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, राज्यसभा ने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो ऐसे में भी जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पे ध्यान रखने का है, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उसकी जो मतलब प्रेसाइड करेगा जो उस पर, वो प्रेसिडेंट करेंगे। तो जी नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसाइड करते हैं। और जॉइंट सिटिंग की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ पे जितने भी रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं वो लोकसभा के ही इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही इसको प्रेसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। बाकी अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है गवर्नर का, ठीक है। सो देख लेते हैं अबाउट द गवर्नर। सो द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट हैं पूरे कंट्री के लेवल पे, ठीक है, ऐसे ही गवर्नर जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं एट द स्टेट लेवल। स्टेट से यहाँ पे मतलब कौन सा है? प्रोविंसेस वाला स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। द गवर्नर इज़ नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखिए, हमने देखा था इन दी मैटर ऑफ दी प्रेसिडेंट, वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वो इलेक्शन कराता है, उसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बट इन दी केस ऑफ गवर्नर ऐसे कुछ नहीं होता है, ही और शी इज सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब कुछ रिलेट करिए आपस में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि पर्सन XYZ को स्टेट XYZ का गवर्नर अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे एज द गवर्नर, ठीक है। उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, कोई और मैकेनिज्म नहीं है, तो सिंपली बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट।
सो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक साइलेंट है ऑन द पोजीशन ऑफ द गवर्नर कि भाई किस ग्राउंड्स पे इनको अपॉइंट किया जाएगा, किस ग्राउंड्स पे इनको डिस्क्वालीफाई या फिर रिमूव किया जाएगा, तो ऐसे करके, या इम्पीचमेंट को लेके। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट पे तो बोलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द इम्पीचमेंट और द रिमूवल और द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं इनकी। सो ये रिकमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, जो कि अंडर आर्टिकल 356। देखिए, एक होती है स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, ठीक, उसको रिकमेंड करते हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर रिकमेंड कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं एमरजेंसी, जैसे हम कहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी। ठीक है ना, जैसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो ये इनकी अच्छी पावर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिकमेंड करेंगे तो वो बाइंडिंग है ऑन दी प्रेसिडेंट या फिर ऑन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट हाँ, अगर गवर्नर रिकमेंड करता है तो वो काफ़ी हद तक फॉर दी प्रैक्टिकल पर्पसेस चीज़ों को अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है ना, बाकी ये इंपॉर्टेंट आ जाता है फैक्ट अपने लिए, एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन अ स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन दी स्टेट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट भी इसी एकेडमिक फील्ड के हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए। दैन आती है इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो वही बात कि अगर मान के चलिए कि जो हाउस है या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में नहीं है, तो ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट लॉ या इंपॉर्टेंट कोई लीगल एक्शन लेना है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को, तो वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है, सो गवर्नर के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, जस्ट लाइक दी प्रेसिडेंट, और वही कंडीशन है सेम। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है हमको कि देखो, पहली बात तो हाउस की 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। और जैसे ही हाउस मिलेगा, ठीक है, जैसे ही दोबारा से मीटिंग होगी हाउस की, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन दी असेंबली, जिससे कि उस पर वोटिंग हो सके। तो वोटिंग होती है किस लिए, जैसे लॉ के ऊपर वोटिंग होती है, तो वो ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट किया जाएगा असेंबली के अंदर, उस पर वोटिंग होगी। अगर वो पास होता है तो इट वुड बिकम दी लॉ, और अगर वो फेल होता है तो इट वुड लैप्स। तो इसलिए कहते हैं कि 6 महीने और 6 हफ्ते से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑर्डिनेंस नहीं सस्टेन कर सकता। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट कुड बी दी मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ऑर्डिनेंस कैन फंक्शन, तो वो होती है 6 महीने 6 वीक। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं, लेकिन ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। बाकी सारी पावर इनकी सेम है एज इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी एक बार ध्यान हमको क्या रखनी है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। यहाँ पे आता है बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। तो देखो, आर्टिकल 74 सीधे सीधे कहता है कि दी प्रेसिडेंट, ठीक है, हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को फर्दर रीइटरेट किया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही कैन नॉट वर्क ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। फिर 42nd एज वेल एज 44th अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, उन्होंने भी इस बात को दोबारा से रीइंस्टेट किया कि प्रेसिडेंट के पास खुद की डिस्क्रिशन नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ गवर्नर कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगहों पे अपनी ओपिनियन दी जरूर है, बट किसी स्पेसिफिक केस में ऐसे करके इस चीज़ को अपहेल्ड नहीं किया है, इंसिस्ट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन नहीं है। सो इसीलिए गवर्नर की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बात आती है डिस्क्रिशन की। तो गवर्नर चाहें तो बहुत सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और अप टू सम केसेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो भी इलेक्टेड होती हैं। तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, एडवाइस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली और फिर जो गवर्नर का डिसीजन होगा उसको ओवरटर्न कर देगा जुडिशरी। बट हाँ, अगर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल कह रखा है कि मैटर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन का है या नहीं है, उस पर गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा स्कोप दे रखा है रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, सो यहाँ पे अपना गवर्नर का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आज हम अपने सेशन में कवर करने जा रहे हैं आर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो आइए देख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा दी फंडामेंटल राइट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर हम बात करेंगे DPSPs की, फिर हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG,
UGC NET JRF and the other related examinations. So let's start with the first topic, that is fundamental rights. तो आइए पहले फिर बेसिक की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं. सो फंडामेंटल राइट्स हमारे कवर होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक और पार्ट 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप ना रिलेट करके पढ़िए. जब भी आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी को तो उसको रिलेट करिए पॉलिटिकल थ्योरी के साथ. तो पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. सो जब लिबरलिज्म की हम आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, लिबर्टी, द लिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट, ये सारी बातें पढ़ते हैं. तो वो सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर. तो फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं है बल्कि उसी का इम्प्लीकेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म है. तो हमने लिबरलिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है एज़ कम्पेयर टू दी सोशलिज्म. डेट्स वाई फंडामेंटल राइट्स हैं एनफोर्सेबल एंड DPSPs हैं नॉन एनफोर्सेबल. ठीक है, सो वही पॉइंट यहाँ पे हमारा है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, इन्फोर्सेबल हैं. अगर आपका वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, सो देन इन दैट केस यू कैन गो टू जुडिशरी, इधर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए एक फैक्चुअल पार्ट है यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं. ठीक है, वैसे तो ये राइट्स हैं सबके लिए अवेलेबल हैं, कि सिटीजन हो या फिर कोई बाहर का रेसिडेंट हो, फॉरेन नेशनल हो, बट देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. तो आइए देख लेते हैं एक बार कौन से हैं. आर्टिकल 15 जो कि दिखाता है कि प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ. अभी आपको ग्राउंड्स भी ध्यान रखने हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड्स दैट आर गिवन अंडर आर्टिकल 15. तो रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड द प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, 5 ग्राउंड्स हैं. देन कम द आर्टिकल 16, ये मेनली डील करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ. अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ रिलेट करके. देखिए जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता है तो वो मेनली दिया जाता है अंडर आर्टिकल 15 के. ठीक है, लेकिन जब मानते हैं हम देखते हैं कि UPSC में या फिर सिविल सर्विसेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जब भी कोई प्रोविज़न होता है रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन तो वो अंडर आर्टिकल 16 दिया जाता है. ठीक है, और उसको देने की कैपेसिटी है विद द पार्लियामेंट. तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक रिसेंटली हरियाणा में हुआ था कि उन्होंने रिजर्व कर दी थी जो प्राइवेट सेक्टर की सीट्स को एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो कि डोमिसाइल लगेगा. अराउंड 25% ऑफ द सीट्स उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के रेजिडेंट होंगे बस वही उसमें रिजर्व करे जाएंगे, उसी के अंदर उनका रिक्रूटमेंट होगा. सो अंडर आर्टिकल 16 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या करते हैं, फिर ऐसे ऑर्डर्स को स्ट्रक डाउन कर देते हैं. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोशिश करती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और दी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देने की, या कोई भी उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, तो वो कम्प्लीटली एक इल्यूजन है, एक बोगस ऑर्डर है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी जानती हैं कि फर्दर आगे जाके वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा बाय द जुडिशरी. बट क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वोट्स भी चाहिए होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो इसीलिए ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के पॉपुलिस्ट मीजर्स को दिखाती हैं, जो कि जुडिशरी में जाके बिल्कुल भी विदहेल्ड नहीं किए जाते हैं. ठीक है, सो ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया उसका. तो आइए आगे बढ़ते हैं. फिर आता है आर्टिकल 19 जो कि हमारा फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रीडम आगे देखेंगे. देन कम्स दी आर्टिकल 29 जो कि कल्चर, लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट की बात करता है. फिर हमारा आता है आर्टिकल 30 जो कि देता है माइनॉरिटीज़ को राइट. इसमें ध्यान रखना है कि लिंग्विस्टिक एज वेल एज दी रिलीजियस माइनॉरिटीज़. ठीक है ना, उन दो को आर्टिकल 30 के अंडर राइट मिलता है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है फंडामेंटल राइट्स की. तो देखिए एक पूरा पोर्शन कहलाता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक एक्सटेंड होता है. ठीक है, इसमें देख लेते हैं. सो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर दी लॉ. ठीक, वैसे ये इमेज भी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता है हमको कि इक्वालिटी तो मतलब ये है कि आपने इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देती, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. लेकिन इंडियन जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्विटी का, कि जो व्यक्ति पहले से एडवांटेजियस पोजीशन पे है उसको थोड़े से कम पर्क्स दिए जाएंगे, बल्कि जो व्यक्ति पहले से मार्जिनलाइज्ड है या फिर अंडर प्रिविलेज्ड है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, स्टेट की तरफ से सपोर्ट दी जाती है जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके. सो रिजर्वेशन इज़ लाइक एग्जाम्पल दैट इज़ एम्ड एट इंश्योरिंग द इक्विटी इन द सोसाइटी. ठीक है, तो ऐसे करके समझिए. आगे बढ़ते हैं. देन कम्स द आर्टिकल 15 जो बात करता है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 16 सेम बात. आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए. एंड आर्टिकल 18 बात करता है जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स लाइक महाराजा, महाराजा अधिराज, इस तरीके के जो टाइटल्स पहले रखे जाते थे, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो हेड होते थे उनके द्वारा, तो अब इस तरीके के टाइटल्स कोई नहीं रख सकता. ठीक है, क्योंकि इंडिया इज लाइक रिपब्लिक जहाँ पे हर व्यक्ति बराबर है. ठीक है ना, इसलिए आगे देखते हैं. देन कम्स दी राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है.
तो जिसमें आर्टिकल 19 ही है जिसके अंदर 6 राइट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि कौन सा वाला राइट अंडर आर्टिकल 19 कवर होता है या कवर नहीं होता है, ठीक। सो उसके बाद आता है पीसफुल असेंबली, फिर आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और द यूनियंस, फिर आता है टू मूव फ्रीली। अब फ्रीली कहाँ पे? इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक। फिर रिसाइड एंड सेटल भी कर सकते हैं। एफ वाला जो पोर्शन था वो था राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसको अब ओमिटेड कर दिया गया है और इसको अब एक लीगल या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। सो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जो कि हमने रिसेंट वाले अपने जो लेक्चर था उसमें डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से उसको हटा दिया गया टू इम्प्लीमेंट दी लैंड रिफॉर्म्स। और फंडामेंटल राइट अब नहीं अपना राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो एक है लीगल राइट और सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, जो कि अराउंड आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए के अंदर प्रोवाइडेड है। फिर आता है हमारा कौन सा? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आगे देखते हैं। देन कम्स दी आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। देन कम्स दी आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन है। असल में आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन में जहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट या राइट टू फूड, राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी किसके पार्ट हैं, तो आर्टिकल 21 के पार्ट हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई है अभी तक जुडिशरी के द्वारा। तो कोई भी राइट अगर आपको लगता है कि ये राइट पूछा जा रहा है इन द क्वेश्चन, सो आपको एज्यूम करना है दैट राइट वुड बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 आता है जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की जाती है वो अंडर आर्टिकल 22 की जाती है, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है उसने क्राइम नहीं भी किया है, बट लगता है कि स्टेट को या फिर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि ये व्यक्ति आगे जाके क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। तो आर्टिकल 22 के अंडर ही प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 है। आर्टिकल 23 सिंपल है, ह्यूमन बींग्स में फोर्स लेबर को नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, मतलब किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति से आप कराते हो, बैगरी करवा रहे हो या किसी तरह की बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, तो वो नहीं करनी, आर्टिकल 23 में दिया गया है। एंड आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ध्यान रखना है, ठीक। देन कम्स दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक एक्सटेंड करता है, ठीक। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 25 बात करता है इंडिविजुअल राइट की, मतलब कि व्यक्तिगत अधिकार क्या है आपका रिलीजन को लेकर। सो उसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो ये तो एक सिंगल पर्सन को राइट मिलता है कि भाई आप किस धर्म को चाहो उसको फॉलो कर सकते हो, उसको अंदर से मान सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक आर्टिकल आता है 26। अब ये आपस में कभी कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पे वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि जो वीमेन है बिटवीन द एज ऑफ अराउंड 15 to 50 उनको अलाउ नहीं की जाएगी एंट्री। सो वो कहता है आर्टिकल 26 के अंदर कि भाई हम एज ए रिलीजन बात करते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके की धारणा है, ट्रेडिशन है, डेट्स वाई द एंट्री इज़ नॉट अलाउड। बट आर्टिकल 25 के अंडर एक इंडिविजुअल का पूरा हक बनता है अपने रिलीजन को जैसे वो चाहे वैसे फॉलो करने का। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाती है बिटवीन द आर्टिकल 25 एंड द आर्टिकल 26। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके देखेंगे। देन कम्स द आर्टिकल 27 जिसमें कहा गया है कि टैक्सेस नहीं ले सकती गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म संभाव, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। देन कम्स दी आर्टिकल 28 जिसमें क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब इसका यह है कि किसी स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि उसको अगर वो नहीं चाहता तो कोई भी तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिए जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि वी आर दी सेकुलर पॉलिटी, इसीलिए। बाकी देख लेते हैं हम कल्चरल एंड दी एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है। 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, एंड आर्टिकल 13 वही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का और फिर उसको खुद से ही रेगुलेट करने का, ठीक। देन कम्स दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, या फिर कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ही अगर फंडामेंटल राइट कोई सा है तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो कि आर्टिकल 32 के अंडर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आपके जो रिमेनिंग राइट्स हैं उनको एनफोर्स कौन कराएगा, ठीक। सो अंडर आर्टिकल 32 यू कैन रीच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स
एंड सिमिलरली अंडर आर्टिकल 226 यू कैन रीच द हाई कोर्ट फॉर द सेम पर्पसेस। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो अंडर आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स को। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स एक तरीके से डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर जुडिशरी के कह लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास अथॉरिटी है रिट्स को इशू करने की। तो पहली रिट आती है हमारी हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी या टू हैव द बॉडी। फिर आती है मैंडेमस, इसका मतलब है वी कमांड, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है। फिर आती है प्रोहिबिशन, तो ये हायर कोर्ट क्या करता है? लोअर कोर्ट को देता है कि आप इस चीज़ को मत कीजिए क्योंकि ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है, तो आप इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। देन कम दी सर्चुलरी। सर्चुलरी क्या होती है? इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस और टू स्क्वैश द ऑर्डर। मतलब मान के चलिए कि कोई लोअर जुडिशरी है, उसके पास कोई केस या तो पेंडिंग है या उसने उस केस पर डिसीजन ले लिया है, तो हायर जुडिशरी के पास ये रेट होती है कि अगर पेंडिंग है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं केस खुद के पास, या फिर ऑर्डर दे दिया है लोअर जुडिशरी ने तो उसको ऑर्डर को कम्प्लीटली निरस्त भी कर सकते हैं। फिर आती है को वारंटो। सिंपल सी बात है, वाई बॉट अथॉरिटी, मतलब किसी भी पब्लिक पोस्ट पे मान लीजिए अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है तो हम जा सकते हैं ये पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि किस अथॉरिटी से इस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है ना। देन कम्स आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को एक साथ पढ़ना, बल्कि तीनों टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एज वेल एज DPSP, इस तीनों को सिंक में पढ़ने का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे? हमारे आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंदर, जिसे हम कहते हैं पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लीजिए जैसे कि इमेज भी दिख रही है हमको, जब हमने फंडामेंटल राइट्स को अपने इंश्योर मतलब एक्सेस करना होता है तब तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंथुसियाज्म के साथ करते हैं, बट जब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करने की तो पता नहीं क्यों हम में से बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर कि अपनी सिविक ड्यूटीज़ को हम ड्यूली परफॉर्म करें। मतलब हमारी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है। ऐसा नहीं है कि लॉ होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगी तभी करना है। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किसी का सम्मान करना, कहीं पे कुछ चीज़ें जो देखती हैं गलत है उसका विरोध करना, तो वो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको करना चाहिए। तो डेट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। ठीक है, और फिर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है 86 के साथ। अब बात कर लेते हैं कौन सी कमेटी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द USSR। ठीक है, उस समय का जो सोवियत यूनियन था वहाँ से इन्फ्लुएंस था ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आ गया ये चीज़ हमारे पास। देन हम कह सकते हैं कि लीगली इन्फोर्सेबल ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, आपके पास लीगली ऐसा नहीं है कि आपको सरकार इन्फोर्स नहीं कर सकती। अगर आपको ड्यूटी नहीं भी फॉलो करनी है तो आपको जेल नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी। बाकी लिस्ट देख लेते हैं, एकदम फैक्चुअल पार्ट रहेगा एकदम कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अवॉइड करना है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैरिश करने नोबल आइडियाज़, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, हार्मनी एंड द ब्रदरहुड। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज़, देन कम दी नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलप करना है, सेफ गार्ड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और फिर आती है हमारी जो रिसेंट वाली थी 86th अमेंडमेंट के साथ जो ऐड हुई थी, जिसमें गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को जो कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में है उनको एजुकेशन देनी है। ठीक, अब आ जाते हैं हम DPSPs पे, जो कि हमारे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप रिलेट करिए विद द सोशलिज्म के साथ। ठीक, जैसे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। ठीक है, ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म उसमें रिफ्लेक्ट होता है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात आती है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम की जब बात आती है, तो बात हम करते हैं DPSPs की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारी USSR था या फिर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स वाई कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डॉक्यूमेंट है वो ब्लेंड है ऑफ मल्टीपल फिलोसफीज़ एंड दी आइडियोलॉजीज़। वो किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करता। तो एक कॉन्टिन्यूम से हमें पढ़ना है, ना कि डाइकोटॉमी में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है और वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं विद द DPSPs। सो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ठीक, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंस्पायर्ड है बाय द आयरलैंड। देन दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। आपको पता होना चाहिए कि इसको भी DPSPs के लिए ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको, मान के चलिए कि अब कोई DPSP है, ठीक है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है
तो आप जुडिशरी या आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसेबल। बाकी ग्रीनवाइल ऑस्टिन ने कहा था कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड डॉक्टर अंबेडकर ने नोबल फीचर कहा था DPSPs को। आइए आगे देख लेते हैं। सो कुछ लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट DPSPs की है, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसको याद ही करना है, ठीक है। आर्टिकल 31A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत, जो कि अब अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, जो कि 1992 में आया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे भी दिया गया है, ठीक है। सो ग्रेजुअली विद द टाइम गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट तो करती है DPSPs को, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन है इसको करने की, ठीक है। बट हाँ, वही वाली बात आ जाती है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोरल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, वैसे ही DPSPs आर लाइक मोरल ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट, ठीक, जो कि उसको इग्नोर नहीं कर सकती स्टेट। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देन कम्स दी आर्टिकल 45, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब हेरिटेज की। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। एंड आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आर्टिकल 51 बहुत हद तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे डायरेक्ट करता है और ड्राइव करता है, जिसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, टू एंश्योर द पीस। इसीलिए ही इंडिया प्रोएक्टिवली किसी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता और किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि हमारी DPSP के अंदर जो फंडामेंटल है, जो कोर वैल्यू है हमारी फॉरेन पॉलिसी, वो एंश्राइंड है, एंड दैट इज़ टू प्रमोट द पीस एंड द सिक्योरिटी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फेडरलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, फेडरलिज्म के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमको फ्रीडम मिली थी ना, तो उस समय काफ़ी सारे सब रीजनल मूवमेंट्स थे, काफ़ी सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट थे जो एक्टिव थे इंडिया में हर तरफ, ठीक है ना। जैसे साउथ में द्रविडियन मूवमेंट था, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, एंड जम्मू एंड कश्मीर में तो वहाँ पे इंसर्जेंसी चल ही रही थी, ठीक है, सपोर्टेड बाय दी पाकिस्तान। तो इसीलिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम रीजन्स को, जो स्टेट लेवल पे प्रोविंसेस हैं, उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर के अंदर कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट फिर सिक्योर फील करते हैं। जब उनके खुद के ऑटोनॉमस स्फीयर पे किसी भी तरीके से इंटरवेंशन नहीं होता सेंट्रल अथॉरिटी का, तो क्या होता है, रीजन्स की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। इंस्टीट्यूट की आप सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके चलो। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का एग्जाम्पल हमने देखा है पाकिस्तान में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान पहले था, बट बाद में वो टूट के बांग्लादेश बन गया। सिमिलरली हमने देखा श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को उस सिविल वॉर ने टार्निश कर दिया था। सो डेट्स वाई फेडरलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ एनी नेशन। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। सो इसका सिंपल मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट फेडरल यूनिट्स। बाकी आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाकी हमारे कंट्री में देखने को मिलता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। क्यों? तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पे सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, बट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पे स्टेट्स के पास डिफरेंट पावर हो सकती है, जो कि हमें देखने को मिलता है। शेड्यूल 5 के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर दे रखी हैं। अभी तक आर्टिकल 370 था जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी। शेड्यूल 6 के अंदर जो 4 स्टेट्स हैं उनको स्पेशल पावर दे रखी हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट पावर दे रखी हैं। उसके डिफरेंट सोशो कल्चरल रीजन्स हैं, ठीक, और हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं थोड़े से। आगे देखते हैं। हमारे पास अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी इस फेडरल इन नेचर है। तो पहली बात सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव्स में जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात आती है कि जुडिशरी हमारी इम्पार्शियल है, और फिर बात आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना ईजी नहीं है कि आप सिंपली गए और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया अपने फेवर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डिवीज़न ऑफ पावर्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हम बात कर लेते हैं थोड़े से यूनिटरी फीचर्स की, क्योंकि इंडिया का आपको पता होना चाहिए कि कई सारे स्कॉलर्स ऐसे भी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लाइक केसी बियर है। केसी बियर ने कहा था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट है, ठीक है। जैसे कि ग्रीनवाइल ऑस्टिन तो प्रेज किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह के, बट केसी बियर ने कहा था इट इज़ अ क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल इसीलिए ही कहा था क्योंकि यहाँ पे फेडरल तो फीचर्स हैं बट यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे हैं कि इट इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए में है डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया में एक ही संविधान है पूरी स्टेट्स एंड एज वेल एज द यूनियन के लिए। सेंटर ऑब्वियसली बात है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है,
ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी वो अपने आप में सुप्रीम है, उसके ऊपर हायरार्की है, सबसे ऊपर जो बैठती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ जुडिशरी है इंडिया में। एमरजेंसी पावर्स क्या मतलब, ये मान के चलिए नेशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ये जो एमरजेंसीज़ की पावर है इसके लगते ही अपनी कंट्री कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मतलब यूनिटरी बन जाती है कम्प्लीटली। 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी तो उस समय स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं लगी थी। ऑल द पावर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स और से द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ऐसे में एक तरीके से कुछ हद तक वर्चुअल डिक्टेटरशिप की तरफ कंट्री कन्वर्ट हो जाती है। बाकी हम देखते हैं इनइक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा के अंदर सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, सबको सेम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी अगर हम अपने आप को एज ए टोटल फेडरल स्टेट बनाना चाहते हैं तो। बाकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसको अमेंड भी किया जा सकता है और 106 बार ऑलरेडी अमेंड करा जा चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। रिसेंट कौन सा हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पीछे वीडियो से मैंने आपको डिस्कशन भी किया है। तो 106 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट अमेंडमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ कमिटीज़ देख लेते हैं रिलेटेड टू दी फेडरलिज्म, जो कि राज मन्नार कमेटी। अच्छा, इन कमिटीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है और ये कमेटी कौन सी है बस, क्योंकि इसमें लगाने के लिए आ सकता है क्रोनोलॉजिकली। तो राज मन्नार कमेटी 1969, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978, सरकारिया कमीशन 1983, पंची कमीशन 2007, ठीक। तो इन कमिटीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ जिनमें फेडरल सिस्टम है, क्योंकि ये बस आप इतना जान लो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे कि ठीक है ये वाली कंट्रीज़ मैंने पढ़ी हैं, तो इसमें अगर नहीं है तो वो कंट्री यूनिटरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया, कनाडा। अच्छा, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो है ना वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म। यूएसए के मॉडल तो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, बट इन दी कनाडा जो सिस्टम पाया जाता है फेडरलिज्म का वो इंडिया से काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक। फिर आता है यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड दी अर्जेंटीना। तो ये कुछ फेडरल स्टेट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है, जो बड़े टॉपिक्स थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। सो इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है रिकॉग्नाइज़ करने की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। रिकॉग्नाइज़ का मतलब क्या होता है, देखिए रिकॉग्नाइज होती हैं दो कैटेगरीज में, देखना, एक होता है नेशनल, एक होता है स्टेट, ठीक। रीजनल पार्टीज़ करके कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, दो प्रैक्टिकल पर्पसेस से हम यूज़ कर लेते हैं वेरी ऑफनली द टर्म रीजनल पार्टी, बट जो ऑफिशियल टर्म है बाय द इलेक्शन कमीशन वो है नेशनल पार्टीज़ एंड द स्टेट पार्टीज़, ठीक है। और उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ पर्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं पार्टीज़ को, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो पे थोड़ा सा टाइम को अलॉट किया जाता है। जो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं उनको कुछ हद तक अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो गया आगे जाके तो उनको फंडिंग भी मिल जाएगी, और कुछ स्टार कैंपेनर्स का उनके पास अधिकार होता है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही कुछ पर्क्स हैं ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। बाकी करेंटली 6 नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं एज दी नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर, जिसमें है INC कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये है केरला वाली पार्टी CPIM जो केरला में रूल करती है, ठीक। फिर आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की है, रिसेंटली वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। आई थिंक आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा, आई थिंक इन्होंने मिजोरम में अपनी गवर्नमेंट बनाई है रिसेंटली। और फिर आती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्होंने भी दिल्ली तो है ही है, साथ में पंजाब के अंदर भी अब गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, तो रिसेंटली आम आदमी पार्टी भी मेड इनटू द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्टीज़, ठीक है ना। बात कर लेते हैं थोड़ा क्राइटेरिया की कि नेशनल पार्टी के लिए क्या, ठीक है। क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि अगर क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो आपको ये जो टर्म्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, बहुत ध्यान रहने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या लिखा है, इट शुड गेट अ 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन एनी 4 स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल। तो जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन कौन से होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं, उनको कहते हैं असेंबली इलेक्शन। तो 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट अगर मिले हैं, मतलब मान लीजिए कि पीछे चुनाव हम सपोज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हो गए, बिहार में हो गए, और राजस्थान में हो गए, एंड मध्य प्रदेश में हो गए। तो इन चारों ही स्टेट में एक XYZ पार्टी है जिसको 6% वोट मिल गए, हर स्टेट का अलग अलग हम देखेंगे तो उसको क्या है, नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। या फिर उसको लास्ट जो लोकसभा पोल्स हुए थे वहाँ पे 4 सीटें मिल गई हैं, ठीक है। तो इसमें से एक भी होगा पूरा तो उसको काम बन जाएगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया आता है हमारे पास, इट शुड गेट 2% ऑफ ऑल दी लोकसभा सीट्स इन द लास्ट इलेक्शन एंड दीज सीट्स शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है हमारे पास
कि जो पिछले लोकसभा, अभी मान के चलिए पिछले छोड़िए, अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मान लेते हैं XYZ पार्टी है, उसको टोटल सीट का 2% मिल गया। तो सपोज़ कर लो कि 500 सीट हैं, ठीक है, 500 का 2% कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा 10 सीटें, ठीक है। तो अगर उन्होंने इतनी सीटें जीत ली, और इतनी सीटें कितनी स्टेट में जीतनी है, 4 स्टेट में जीतनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में 10 सीटें जीत के आ गए तो सारी स्टेट पार्टीज फिर तो नेशनल पार्टी बन जाएंगी, क्योंकि स्टेट के अंदर 10-12 सीट तो जीत ही लेती है एक रीजनल पार्टी। सो फ्रॉम दी 4 डिफरेंट स्टेट से आपको 2% सीट जीतनी है लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो आप बन सकते हैं नेशनल पार्टी, ठीक है। तो आई थिंक ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, इनमें से एक भी फुलफिल होता है तो भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही फुलफिल होने हैं, ठीक। आगे देखते हैं स्टेट पार्टी कैसे बनती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सो सेम चीज़, 6% वोट शेयर इन दी लास्ट असेंबली इलेक्शन। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उत्तर प्रदेश में मान के चलिए इलेक्शन होते हैं और XYZ पार्टी को 6% की, मतलब 7% ऑफ द टोटल वोट मिल जाता है, तो वो वहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगी। बाकी 2 सीट्स इन दी स्टेट असेंबली इलेक्शन मिल जाए, या फिर 2 सीट से ज़्यादा या 2 सीटें मिल जाए तो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। बाकी 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और द 3 सीट्स, तो मतलब 3% या तो टोटल असेंबली सीट मिल जाए, 3 सीट। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि छोटे जो राज्य हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, जैसे सिक्किम है, तो वहाँ पे बहुत कम सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे 3 सीट मिल जाए या 3% ऑफ द टोटल सीट मिल जाए तो भी वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कि सिंपली हमारा पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। सो पहले हम देख लेते हैं AITC के बारे में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल में इस समय करंटली रूलिंग पार्टी है और श्रीमती ममता बनर्जी इसकी हेड है। सो इसका सिंबल ध्यान रखिए कि ट्विन फ्लावर्स एंड ग्रास, मतलब ऐसा ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे फूल और घास है, वो AITC का है, ठीक है ना। बाकी 1998 में फाउंड हुई थी। उसके बाद हमारी आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हम कहते हैं NCP। इसका सिंबल है क्या, घड़ी। ये 1999 में फाउंड हुई थी। ये डेट्स पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स ही क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आती है। सो आपको अगर एक की भी डेट ध्यान रहेगी तो आप एलिमिनेट कर लेंगे इजीली। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस समय करंटली रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, जहाँ से शिबू सोरेन वगैरह ये चीफ मिनिस्टर हैं। सो इनका सिंबल क्या है, बो एंड एरो, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो ये 1972 की पार्टी है। DMK आती है, जिसका राइजिंग सन है, 1949 में आई थी। AIADMK आती है, बल्कि AIADMK है, ठीक है ना, जो इसी का फैक्शन था DMK का। तो इसका सिंबल क्या है, 2 लीव्स, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1972, ठीक है। सो ये पार्टीज एज वेल एज इनका फाउंडिंग ईयर और सिंबल अगर ध्यान रहे अच्छी बात है, बट इनका फाउंडिंग ईयर और पार्टीज़ के नेम ध्यान रखने हैं। तो इन्हीं किसी पार्टीज़ में से आपका आएगा जब क्वेश्चन, तो उसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और आज हमारा होगा द लास्ट सेशन फॉर आवर टॉपिक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर आर रिमेनिंग टॉपिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन। सो आइए देख लेते हैं एक बार कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का द इलेक्शंस एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन कम्स द लोकल गवर्नमेंट, फिर हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स यही रह गए इस पहले टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अपने, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जामिनेशन लाइक CUT PG, UGC NET एंड GRF एंड दी अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्शंस। तो आइए बात कर लेते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं और कौन इसके लिए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक। सो देखो आर्टिकल 324 के अंदर बात कर रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सो अच्छा ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात को लेकर हम डिस्कशन करते हैं छोटा सा कि इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हैं, ठीक है। सो हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ में जाके इन दी पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जो रोल होता है ना, वो इलेक्शन के प्रोसीजर का होता है कि जो सोसाइटी है, जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं, उनका कितना बिलीव है कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो फेयर है और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शंस। अब देख लीजिए आप कि वर्ल्ड वाइड कितने सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते हैं, जैसे कि सोमालिया इज़ ए फेल्ड स्टेट। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, बार बार क्यों इतना सिविल वॉर होता है, क्यों इतना मिलिट्री कूप होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है इन दी पाकिस्तान वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसीलिए अभी रिसेंटली इलेक्शन हेल्ड हुए थे पाकिस्तान में,
तो वहाँ पर फिर से लोगों के पास बिल्कुल भी उनको बिलीव नहीं था कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए हैं, इसीलिए दोबारा से प्रोटेस्ट होता है। तो जहाँ पर इलेक्शन फेयर नहीं होंगे वहाँ पे स्टेट के पास कभी भी लेजिटिमेसी नहीं आ पाएगी, और जिस स्टेट के पास लेजिटिमेसी नहीं होगी वो स्टेट अपना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो स्टेट कभी भी सोवरेन बेसिस पे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल इशूज़ में डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिकली ही इतनी स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकली कि वो स्टेट कहीं भी प्रॉपर्ली अपना जो है अटेंशन नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। बट इंडिया इस बात को लेके काफ़ी लकी है, क्योंकि इंडिया के पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको एज ए केस स्टडी भी यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड की कैसे इतनी बड़ी पॉलिटी लाइक इंडिया, जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, और इस बार का जो एस्टीमेट है अराउंड 960 से 70 मिलियन पीपल आर गोइंग टू वोट। मतलब इलेक्ट्रल जो हमारा रोल है इंडिया का, उसमें अराउंड 100 करोड़ लोग हैं। अब वोट कितने देंगे, वो अराउंड देंगे 60 से 70 करोड़ लोग। बट पॉइंट यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल काफ़ी क्रिटिकल है हमारे पूरे प्रोसीजर में, ठीक। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शंस। सो इस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं हमारे एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद से इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया है, ठीक है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी ही थी, बट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद से 3 मेंबर बॉडी हो गई है, ठीक। सो व्हाट आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो होल्ड कर सकते हैं अपने ऑफिस को 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए, ठीक है। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रमोशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन जब ऐसे में वो CEC बनता है, एक EC, तो जो उसका टर्म काउंट किया जाता है वो टोटल मिला के 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे सपोज करिए 2 साल वो एज ए इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है, सो बचे हुए बस 4 साल ही ऐसे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है, ठीक है। और एट द एज ऑफ 65 ईयर्स रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है रिकॉग्नाइज करने की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में, फिर भले ही वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हों और दी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से कंसर्न रखती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये कमेटी है तो ये किससे रिलेटेड है, या फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। तो एक है आपकी तारकुंदे कमेटी जो 1975 में आई थी, गोस्वामी कमेटी 1990 में आई थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998 में आई थी। बाकी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं इंडिया के, और यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो क्रोनोलॉजिकली ही आएगी, तो आपको उसको वैसे ही याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन के बेसिस पे बन के आ सकता है। तो इसमें अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप इसे एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सुकुमार सेन, उनके बाद आते हैं TN सेशन। अब देखिए TN सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमीशन रहे इंडिया के, ये 1990s में थे, और कहा जाता है कि इनके टाइम में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी को एजर्ट किया था। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको पहले क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव होते थे, जो मिनिस्ट्रीज़ होती थी, प्राइम मिनिस्टर होते थे, काफ़ी हद तक उसको सबऑर्डिनेट बना के रखते थे। बट फ्रॉम द टाइम ऑफ TN सेशन फ्रॉम 1990s इस कमीशन ने अपने आप को एजर्ट किया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस बेसिस पे काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के टाइम में, ठीक है। उसके बाद SY कुरैशी, और हमारे जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार। तो ये आप 3 से 4 नाम ध्यान रखिए, और ये क्रोनोलॉजी में ही अरेंज्ड हैं, तो वैसे इनको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो आपको जैसे कि पता होगा DPSP के अंदर प्रोविज़न है एक कि हमारे यहाँ पे हमें विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करनी है इंस्टीट्यूशंस को, जो कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगी। ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था ऑफ द ग्राम राज, जो कि स्वराज में बदल जाएगा आगे जाके। तो उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और उसके बाद जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेप था, काफ़ी मेजर स्टेप था टूवर्ड्स दी लोकलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा, और जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो पार्टिसिपेट कर पाएगा इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस। फिर इससे आता है हमारा पार्ट 9, जिसके अंदर द पंचायत करके ऐड होता है, और फिर इसके बाद ही आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। तो ये अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखने हैं। बाकी आगे देखते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डेट आर रिलेटेड टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 243 क्लॉज A, जो बात करता है ग्राम सभा की। अच्छा, ग्राम सभा क्या होती है
किसी भी एक गांव या 2 से 3 गांव को मिला के ग्राम सभा बनती है, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल लेवल के इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कहते होंगे ग्राम प्रधान, तो वो वाले इलेक्शन ग्राम सभा में ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243 क्लॉज ए के अंडर आता है ये। देन कम्स दी आर्टिकल 243 क्लॉज डी, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात है। अच्छा देखिए, अभी रिसेंटली तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है टू प्रोवाइड दी रिजर्वेशन टू दी वीमेन इन दी लोकसभा एज वेल एज इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बट यहाँ पर लोकल लेवल गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में एज वेल एज इन दी पंचायती राज बॉडीज़ के अंदर 33% ऑफ दी सीट्स उसी टाइम से रिजर्व्ड हैं महिलाओं के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 डी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 243 ई, जिसमें बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, जो कि 5 साल का दे रखा है। फिर आता है 243 एच, जो बात करता है इम्पोज टैक्सेस। फिर आता है 243 के, जो बात करता है इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शन टू पंचायत के लिए कौन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज़, या फिर कोई और बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन वाले इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक। बाकी अब देख लेते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेट आर रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इसमें आता है आर्टिकल 243 टी, जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, सेम बात। वाई बात करता है फाइनेंस कमीशन की। अच्छा देखो, एक तो होती है हमारी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो बात करती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको इंश्योर करती है, किस तरीके से डिवीजन होगा रिवेन्यूज़ का और किस तरीके से डिवैल्यूएशन होगा, ठीक है ना। मतलब डेलीगेशन रिसोर्सेज होगा फ्रॉम दी सेंटर टू दी स्टेट, कैसे वर्टिकल एज वेल एज कैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। तो उसके लिए तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, आई थिंक वो आर्टिकल 280 के अंदर है। बट आर्टिकल 243 वाई बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, जो बात करेगी किस तरीके से स्टेट से टियर 3 बॉडीज़ के पास फाइनेंसेस को डिवॉल्व किया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। देन कम्स दी आर्टिकल 243 ZD, जिसमें बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक बनाई जाती है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, और फिर वो ही लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं। द सेम थिंग डेट हैपन्स इन द पार्लियामेंट इज़ हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक। आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन और उससे भी इम्पॉर्टेंट इनके ईयर्स या फिर इनकी क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। सो स्टार्टिंग में हमारे पास आई थी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 टियर क्या होता है कि भाई पहले तो आपकी ग्राम सभा आ जाएगी, फिर आपकी उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और उसके बाद आपकी आ जाएगी जिला पंचायत, ठीक है ना। तो 3 लेवल की बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, इन्होंने 2 टियर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया था। मतलब जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसको हटा के बस जिला परिषद और ग्राम सभा की बात की थी। 1986 में एल एम सिंघवी कमेटी आती है। तो इसका एक बात ध्यान रखना कि कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द कमिटीज़ इज़ रिलेटेड टू दी रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर बनता है एल एम सिंघवी कमेटी डेट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986। इसका कंसर्न था रिवाइटलाइजेशन। उसके बाद हमारा 1988 में आती है गडगिल कमेटी। इसने अगेन 3 टियर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया था, और इसका आपको ईयर ध्यान रखना है, ठीक। बाकी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियन जुडिशरी, ठीक। तो इट इज़ कॉल्ड एज दी वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द अदर 2 ऑर्गन्स बीइंग द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेटिव्स। तो जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट के अंदर। और अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट इस दी एपेक्स कोर्ट है। आपको पता है इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम जुडिशरी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लोकल जुडिशरी लोकल कोर्ट्स आ जाते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं, और सबसे जो ऊपर है वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। अब बात कर लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने लोकल जुडिशरी के पास जाने की, हाई कोर्ट्स के पास जाने की, या किसी ट्रिब्यूनल के पास जाने की। जैसे कि आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई हर्ट करता है या उनका वायलेशन होता है, तो अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन,
ठीक, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीज़ होती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सेंटर और मल्टीपल स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आती है सेकंड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन से हम कहते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि बाय द वे ऑफ अपील, मतलब क्या हुआ कि हमने भाई अपील कर दी, हमने हाई कोर्ट में हमें डिसीजन मिला कुछ, उसके अगेंस्ट हमें जाना है अपील करने, तो वी कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट, तो उसे कहते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है इंडिया के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक, फिर हमारे पास आती हैं कुछ रिट जुरिस्डिक्शंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 इंक्लूडिंग हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चरी। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन आर टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। और रिट जुरिस्डिक्शन भी ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस में से एक है। ठीक, और ये बात आप मेरे को बताइए, क्या हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू इशू दी रिट्स और नॉट? ठीक, और अगर अथॉरिटी है हाई कोर्ट के पास, तो क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर उसके लिए बस पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करके ही अथॉरिटी कन्वे कर दी टू दी हाई कोर्ट? ठीक है, तो ये रिसर्च कीजिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि रिट का टॉपिक अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है। देख लेते हैं एक और पावर, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो जो भी अपनी जजमेंट्स देगा उसका एक रिकॉर्ड बनता है, तो उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जो जजमेंट थी उनको रिव्यू भी कर सकता है, उनको रिपील भी कर सकता है, जो कि होता है। एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है गोलकनाथ केस एज वेल एज दी केशवानंद भारती केस। तो गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालात में आप वायलेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट 1973 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस वाली वर्डिक्ट को कम्प्लीटली रिपील कर दिया और ये कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ केसेस में जहाँ पे वो किसी भी पार्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी तरीके से वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, जो कि आर्टिकल 129 के अंदर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जजमेंट को रिपील कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। गिव इन डेट कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि जो पहले मान के चलिए 7 बेंच की किसी जज की बेंच थी, 7 जज जहाँ पे बैठे थे उन्होंने डिसीजन लिया था, सो जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास केस जाएगा वहाँ पे उससे ज़्यादा की बेंच होनी चाहिए, 9 की हो जाए, 11 की हो जाए। ठीक है ना, बस 7 से कम की जो जजेस की बेंच है वो पुराने डिसीजन को फिर नहीं रिपील कर सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। देन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 प्रोवाइड करते हैं फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर इंडियन जुडिशरी की, जिसमें जो लॉ हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन हैं ऑफ दी लेजिस्लेटिव्स और से ऑफ दी एग्जीक्यूटिव्स, उनको वो रिव्यू कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के अंदर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वायलेट कर रहे हैं एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वायलेट कर रहे हैं तो उसको फिर क्या होता है, स्ट्रक डाउन कर देती है जुडिशरी। ठीक, जैसे कि क्या किया था एनजैक, जो हमारा आई थिंक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसको उन्होंने कहा इट इज़ टर्म्ड एज नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो आर्टिकल 13 के थ्रू ही किया था। ठीक, बाकी एक ये चार्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हायरार्की समझाने की कोशिश की आपको इंडियन जुडिशरी में। तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के नीचे मल्टीपल कोर्ट्स आते हैं ये, जिसमें इन जो कोर्ट्स हैं इनके बीच में कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऐसे करके मान लीजिए कि फॉर द डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट कोर्ट्स को सेटअप किया गया है। ठीक है, जहाँ पे फैमिली कोर्ट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, या फिर अदर टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन लेवल कोर्ट्स होते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करती है गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन ट्रिब्यूनल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स के थ्रू आप बाईपास करते हैं हाई कोर्ट को। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह रखी है कि द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, सो यू कैन नॉट बाईपास द हाई कोर्ट बाय गोइंग टू द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट के नीचे ही ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो ये हमने बात कर ली हायरार्की की। अब हम देख लेते हैं अपना आज का जो कि जुडिशरी से रिलेटेड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस पे बन के आ जाता है। तो आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसको। तो 1960 में आती है बेरूबारी यूनियन केस। तो आप इसको बस केस का नाम ध्यान रखिए, ठीक है, और उनका ईयर ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रोनोलॉजी में ही अरेंज करने को आ सकता है। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ केसेस से रिलेटेड अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, और अभी मैं रिसेंटली देखिए गोलकनाथ केस का आपसे जिक्र किया था, तो यहाँ पे आ गया है 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था, और फिर 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि कंप्लीटली रिपील करता था
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो गोलकनाथ केस में थी, ठीक है। और इसी केस के अंदर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, आप कोई सा भी केस भूल जाएं बट आपको केशवानंद भारती केस को पक्का ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। बाकी 1980s में आता है मनरेवा मिल्स केस, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस प्रोविजंस, ठीक है ना। तो बैलेंस इंश्योर करना है बिटवीन दी DPSPs एंड दी फंडामेंटल राइट्स, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हमारा 1997 में आता है, अच्छा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। तो यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस दी थी, और विशाखा गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटेड हैं किस चीज़ से, वो रिलेटेड हैं कि जो वर्क प्लेस पे जो वीमेन की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए। तो एक 2013 में आई थिंक एक एक्ट भी आया था जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस करके नाम है उसका। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्क प्लेस पे महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो गाइडलाइंस है वो विशाखा केस के थ्रू आई थी, ठीक है। फिर ये तो काफ़ी रीसेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, 2017 में आया था पूटास्वामी केस, जिसमें किसकी बात हुई थी, राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी। तो राइट टू प्राइवेसी को मान लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आज से आपके पास राइट टू प्राइवेसी है जो आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए ही अब रिसेंटली सरकार ने जो अपना पर्सनल डेटा है उसको लेके कैसे प्रोटेक्शन करना है, कैसे प्राइवेसी इंश्योर करनी है, उसको लेके BN श्री कृष्णा कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो इसीलिए किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योर करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपका जो डेटा है, आपकी जो प्राइवेसी है उसका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक। सो यहाँ पे आके हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी देख ली जुडिशरी की। सो हमारे जो भी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने कवर कर लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। सो अब हमारी मुलाकात होगी विद सम न्यू टॉपिक्स इन सम न्यू वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जामिनेशंस, ठीक। तो अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और बढ़िया से पढ़िए। चलिए फिर, धन्यवाद।